हर साल लाखों छात्र दिन में 16-16 घंटे किताबों के सामने बैठे रहते हैं, सारी दुनिया से कट जाते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो दिन में सिर्फ 8 घंटे पढ़ते हैं, पूरी नींद लेते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और सीधा ऑल इंडिया रैंक ले आते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है देखने में। बिल्कुल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ाई को एक मजदूरी समझ लिया है, जबकि असल में एक कठिन एग्जाम निकालना दिमाग की एक बहुत ही सटीक और व्यवहारिक इंजीनियरिंग है। आज के इस गहरे विश्लेषण में मैं और मेरे साथी इसी इंजीनियरिंग को डिकोड करेंगे। हमारा आज का मिशन एक ऐसा अचूक और प्रैक्टिकली लागू होने वाला स्टडी शेड्यूल तैयार करना है जो कंपनी सेक्रेटरी यानी CS जून 2026 जैसी भारी परीक्षा की तैयारी को एक निश्चित दिशा दे सके। सही कहा। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत है ना, उनमें ICSI द्वारा जारी जून 2026 परीक्षा का ऑफिशियल टाइम टेबल शामिल है। इसके अलावा हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल करने वाली सारिका सिंह के इंटरव्यू के अंश हैं और विभिन्न प्रतिष्ठित अकेडमीज द्वारा जमा किए गए टॉपर्स की रणनीतियों के लेख भी हैं। हाँ, और इन स्रोतों की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि ये हवा में बातें नहीं करते। ये उन लोगों के हकीकत पर आधारित अनुभव है जिन्होंने इस दर्द और दबाव को सच में सहा है। एकदम। देखिए, CS का सिलेबस आकार में इतना विशाल और कानूनी रूप से इतना जटिल होता है कि कोई भी छात्र सिर्फ किताबों को लगातार पढ़कर इसमें सफल नहीं हो सकता। यहाँ पूरा खेल स्मार्ट रणनीतियों का है और उससे भी ज्यादा एक सही मानसिकता यानी माइंडसेट का है। वही तो, एक मजबूत स्केड्यूल बनाना सिर्फ टाइम टेबल के खानों को भरने के बारे में नहीं है। स्केड्यूल तो कोई भी बना सकता है एक पेपर पर। असली बात तो ये है कि क्या दिमाग उस स्केड्यूल को अगले 6 या 8 महीने तक सहने के लिए तैयार है। स्रोतों में टॉपर्स के हवाले से एक शब्द का बहुत जिक्र हुआ है और वो शब्द है तपस्या। पर मैं सच कहूँ तो तपस्या सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी को सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पर चला जाना चाहिए। हाँ, आम तो अपने लोगों को यही लगता है। अरे मतलब क्या इस स्तर की कठोरता और हर छोटी बड़ी खुशी का त्याग कर देना किसी भी छात्र को मानसिक रूप से तोड़ नहीं देगा? आखिर हम इंसान हैं, कोई मशीन तो है नहीं। देखिए, यहाँ तपस्या का मतलब खुद को सजा देना या कष्टों में डालना बिल्कुल नहीं है। हाँ। यहाँ बात हो रही है गोल क्लैरिटी की, यानी लक्ष्य की स्पष्टता। जब किसी छात्र को यह पूरी तरह से पता होता है कि वो ये क्यों कर रहा है, उसका वाई क्लियर होता है। बिल्कुल उसका वाई स्पष्ट होता है, तो दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी छोड़ना या कोई नया नेटफ्लिक्स शो ना देखना उसको कोई बोझ नहीं लगता। ये एक मजबूरी नहीं बनती, बल्कि एक सचेत विकल्प यानी कॉन्शियस चॉइस बन जाती है। परीक्षा की लंबी तैयारी को तपस्या कहने के पीछे का विज्ञान यही है कि सफलता सिर्फ और सिर्फ निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर कोई छात्र मानसिक रूप से इन त्यागों के लिए पहले से तैयार नहीं है तो वो बीच रास्ते में ही हार मान लेगा। हाँ, ये बात लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे अगर कोई एथलीट ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है तो उसे जंक फूड छोड़ना सजा नहीं लगती, वो उसके लक्ष्य की दिशा में एक जरूरी कदम होता है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। तो जब मानसिकता इस स्तर पर आ जाती है तब असली सवाल समय प्रबंधन का उठता है। CS जैसा सिलेबस जो हजारों पन्नों का होता है, उसके लिए 24 घंटों को बांटने का एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला स्रोतों में दिया गया है, जिसे 8-8-8 का नियम कहा गया है। यानी 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे नींद और 8 घंटे खुद के लिए, जिसमें आराम और मनोरंजन शामिल है। हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर नियम है। पर एक प्रैक्टिकल छात्र के नजरिए से देखूं तो CS जैसी जानलेवा परीक्षा के दौरान 8 घंटे की नींद और 8 घंटे का मनोरंजन किसी को भी एक जाल यानी ट्रैप लग सकता है। क्या कोई ऑल इंडिया रैंकर सच में 8 घंटे मस्ती करता है? यहाँ लोग इस नियम को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। वो 8 घंटे जो खुद के लिए हैं, वो सिर्फ टीवी देखने या घूमने के लिए नहीं है। उसमें नहाना, खाना खाना, व्यायाम करना और परिवार के साथ वक्त बिताना सब शामिल है। एक छात्र को यह समझना होगा कि CS की तैयारी कोई छोटी स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, लंबा सफर है। हाँ, लंबा सफर। अगर किसी ने जोश में आके दिन में 14 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी नींद या आराम काट दिया तो बहुत जल्द एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। ये वो बिंदु होता है जहां दिमाग थककर नया डेटा ग्रहण करना पूरी तरह बंद कर देता है। अगर ये बिंदु एग्जाम से 2 महीने पहले आ गया तो छात्र एग्जाम हॉल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ओ वाओ! और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी जो मैंने मेमोरी और साइंस के बारे में पढ़ी थी। वो जो 8 घंटे की नींद है ना,
वो कोई आलसीपन नहीं है, वो दरअसल पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, जब कोई छात्र सो रहा होता है तो उसका दिमाग दिन भर पढ़े गए उन भारी लॉ के कॉन्सेप्ट्स और सेक्शंस को शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली सेव करा होता है। मतलब अगर किसी ने रात भर जागकर पढ़ाई की और नींद में कटौती की तो उसने एक तरह से अपनी ही पढ़ाई को दिमाग से डिलीट कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक बात कही आपने। और इसी वजह से दिन को सिर्फ घंटों में नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पे बांटना चाहिए। स्रोतों में टॉपर्स ने सलाह दी है कि सुबह का समय यानी मॉर्निंग स्लॉट्स सबसे अहम होते हैं। जब कोई छात्र सुबह उठता है तो उसके दिमाग की कॉग्निटिव बैंडविड्थ यानी ग्रहण करने की क्षमता लगभग 100% होती है। तो वहाँ सबसे भारी विषय आने चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कंपनी लॉ या जूरिस्प्रूडेंस जैसे भारी और थकाऊ विषयों को सुबह के समय पढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे दिन ढलता है और दिमाग थकने लगता है, शाम के समय नए विषय पढ़ने के बजाय सिर्फ पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज करना चाहिए, जिसे इवनिंग रिव्यू ब्लॉक्स कहा गया है। सही है। एक और चीज जिसका जिक्र स्रोतों में था वो है थकान और एक रस्तता से बचने के लिए विषयों का संतुलन। अगर कोई लगातार पूरा दिन सिर्फ केस लॉज और थ्योरी पढ़ता रहे तो एक समय बाद शब्द दिमाग के ऊपर से निकलने लगते हैं। वही सैचुरेशन वाली बात। हाँ, वही। इसलिए स्रोत बताते हैं कि दिन में एक थ्योरी विषय और उसके साथ एक प्रैक्टिकल विषय जैसे टैक्स या अकाउंटिंग जरूर रखना चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नंबर्स और कैलकुलेशन होते हैं जो दिमाग के एक अलग हिस्से को जगाते हैं और बोर होने से बचाते हैं। लेकिन शेड्यूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको अमली जामा पहनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, खासकर तब जब चारों तरफ ध्यान भटकाने वाले एलिमेंट्स यानी डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हों। डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट पर तो टॉपर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। स्रोतों के अनुसार एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाए बिना कोई भी आदर्श टाइम टेबल फेल होने के लिए ही बना है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई छात्र एक ध्यान कक्ष यानी मेडिटेशन रूम में बैठा है जहाँ पूरी शांति है और अचानक उसके बगल में रखे फोन की स्क्रीन पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। वो नोटिफिकेशन उस कमरे में एक मच्छर की तरह है। भले ही वो आकार में बहुत छोटा है, लेकिन वो उस छात्र की पूरी एकाग्रता को नष्ट करने और ध्यान भंग करने के लिए अकेला ही काफी है। एक बार ध्यान टूटा तो वापस उस फ्लो स्टेट में आने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। ये मच्छर वाली बात बिल्कुल दिल पर लगने वाली है। और इसी शोर से बचने के लिए टॉपर्स कहते हैं कि पढ़ाई के वक्त मोबाइल फोन को या तो दूसरे कमरे में रख देना चाहिए या परिवार के किसी सदस्य को सौंप देना चाहिए। इसके अलावा स्रोतों में पोमोडोरो टेक्निक का बहुत हवाला दिया गया है। हाँ, ये आजकल बहुत चर्चा में रहती है। बिल्कुल। इस तकनीक में छात्र 25 मिनट या 50 मिनट का एक सेशन लगाकर पूरे ध्यान से पढ़ता है और फिर 5 या 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक लेता है। फिर एक प्रैक्टिकल सवाल है, क्या बार बार ऐसे ब्रेक लेने से पढ़ाई का फ्लो नहीं टूटता? ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है? असल में इंसानी दिमाग किसी एक चीज पर पूरे ध्यान के साथ सिर्फ एक लिमिटेड समय तक ही टिक सकता है। जब एक 50 मिनट का सेशन करके ब्रेक लिया जाता है तो दिमाग को थोड़ा आराम मिलता है, जिससे अगली बार जब पढ़ने बैठते हैं तो ऊर्जा वापस अपने उच्चतम स्तर पर आ जाती है। साथ ही जब छात्र इन छोटे छोटे सेशंस के रूप में अपने दैनिक लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये एक तरह का रिवॉर्ड केमिकल है जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है और अगले दिन फिर से वही मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यानी लंबे सफर को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में बांट लेना। ठीक है। अब मान लीजिए किसी छात्र ने अनुशासन बना लिया, टाइम टेबल सेट कर लिया और बिना ध्यान भटकाए ढेर सारी पढ़ाई भी कर ली। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा पेंच है, बिना सटीक रिवीजन के आगे बढ़ना वैसा ही है जैसे बिना पेंदे की बाल्टी में पानी भरना। अरे वाह, बड़ी सटीक उपमा दी। पानी निकलता जाएगा। वही तो, मेहनत तो लग रही है पर इकट्ठा कुछ नहीं हो रहा। अगर एग्जाम वाले दिन याद ही नहीं आया कि क्या पढ़ा था तो पूरी तैयारी बेकार है। सही कहा आपने। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग मात खाते हैं। स्रोतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस दिन जो लेक्चर देखा गया हो या जो टॉपिक पढ़ा गया हो उसका उसी दिन रिवीजन होना अनिवार्य है। ये पहला कदम होता है जानकारी को पक्का करने का।
और फिर एग्जाम से ठीक पहले पूरे सिलेबस का कम से कम 3 बार दोहरा, जिसे स्रोतों में 3 रिवीजन रूल कहा गया है, उसे अप्लाई करना होता है। लेकिन देखिए, रिवीजन का तरीका भी तो मायने रखता है ना। मैंने देखा है बहुत से लोग बस किताब खोलकर लाइनों पर हाइलाइटर चलाते रहते हैं और सोचते हैं पढ़ाई हो रही है। ये पैसिव रीडिंग करना वैसा ही है जैसे किसी जिम में बैठकर किसी और को वजन उठाते हुए देखना और सोचना कि मेरे मसल्स बन रही हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ही आलसी तरीका हुआ। वही तो, दिमाग के मामले में असली वजन उठाना एक्टिव रिकॉल कहलाता है। यानी किताब को बंद करना और दिमाग पर जोर डालकर खुद से पूछना कि मैंने अभी क्या पढ़ा। ये जोर डालने की प्रक्रिया ही दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करती है। बिल्कुल। और एक्टिव रिकॉल के साथ ही एक और बेहद तकनीकी और ज़रूरी प्रक्रिया जुड़ती है, जिसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई नई चीज़ पढ़ी जाती है तो एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार दिमाग अगले ही दिन उसका लगभग 70% हिस्सा भूलने लगता है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, दिमाग नेचुरली पुरानी जानकारियों को डिलीट करता है ताकि नई चीजों के लिए जगह बने। स्पेस्ड रेपिटेशन इज भूलने की बीमारी का इलाज है। इसका मतलब है इंटरवल्स में रिवाइज करना। पहला रिवीजन 1 दिन बाद, दूसरा 3 दिन बाद, तीसरा 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद। जब ठीक भूलने के पहले उस टॉपिक को वापस रिकॉल किया जाता है तो दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है और इसे हमेशा के लिए संभाल कर रखना है। ये सच में एक गजब की इंजीनियरिंग लगती है मुझे, पर इसको प्रैक्टिकल रूप से लागू करने में ना एक समस्या आती है। स्रोत कहते हैं कि बड़े नोट्स को छोटा करना आवश्यक है ताकि लास्ट मिनट पर रिवीजन हो सके। अब CS मॉड्यूल के 300 पन्नों के लॉ सेक्शन को 10 पन्नों की समरी शीट में बदलना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आखिर ये किया कैसे जाता है? CS एक ऐसी परीक्षा है जहां टेक्निकल और लीगल डिटेल्स ही सब कुछ है। क्या 10 पन्नों में समेटने की कोशिश में महत्वपूर्ण कानूनी बारीकियां छूट नहीं जाएंगी? ये डर ना हर छात्र को लगता है शुरुआत में, लेकिन समझने वाली बात यह है कि समरी शीट बनाते वक्त पूरी किताब वापस नहीं लिखनी होती। समरी शीट दिमाग के लिए ट्रिगर्स का काम करती है। ट्रिगर्स? मतलब जैसे कोई कीवर्ड? बिल्कुल। जब किसी ने मूल स्रोत को यानी मेन स्टडी मटेरियल को 2-3 बार गहराई से पढ़ लिया होता है तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। अब उन 10 पन्नों में सिर्फ अहम कीवर्ड्स, कानून के सेक्शन नंबर्स, पेनल्टी की लिमिट, थ्रेशोल्ड्स और एक्सेप्शंस लिखने हैं। जब एग्जाम के समय उन कीवर्ड्स को देखा जाता है तो दिमाग एक्टिव रिकॉल के जरिए बाकी की पूरी कानूनी भाषा और व्याख्या खुद ब खुद जोड़ लेता है। अच्छा, तो वो बस एक हिंट की तरह काम करता है। सही पकड़ा। और इसलिए स्रोतों में यह भी कहा गया है कि स्कैन कॉपीज या पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को कभी भी मेन स्टडी मटेरियल की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और सप्लीमेंट्री अभ्यास के लिए होते हैं। चलिए, तो ज्ञान दिमाग में परमानेंटली लॉक हो चुका है। अब इस ज्ञान को एग्जाम के दिन 3 घंटे के भारी दबाव में कागज पर उतारना है। और यहीं आती है मॉक टेस्ट्स की अहम भूमिका। इसे हम एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। बिना मॉक टेस्ट दिए सीधा फाइनल एग्जाम देने जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेटर ने नेट्स पर एक भी फास्ट बॉलर को ना खेला हो और वो सीधा वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने मैदान में उतर जाए। नतीजा वही होगा, या तो वो इंजर्ड होगा या 0 पर आउट। एकदम सही। एक 3 घंटे का एग्जाम सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं होता, वो हाथों की लिखने की स्पीड, बॉडी पोस्चर और दबाव झेलने की क्षमता का भी टेस्ट होता है। वही तो मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए परीक्षा से कम 1 महीने पहले फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट या जिसे स्रोतों में प्रीलिम्स कहा गया है, वो देना बहुत जरूरी बताया गया है। लेकिन यहाँ एक आम गलती होती है। लोग बस टेस्ट देते हैं, अपने मार्क्स देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। वही पास या फेल देख लिया बस। स्रोतों में टॉपर्स इस बात पे जोर देते हैं कि असली सीख टेस्ट देने में नहीं बल्कि उसके बाद के फीडबैक एनालिसिस में छुपी है। एक 3 घंटे का टेस्ट देने के बाद उसकी गलतियों का विश्लेषण करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। देखना होता है कि गलती कहाँ हुई, क्या सवाल को गलत समझा, क्या किसी खास सेक्शन में हमेशा मार्क्स कट रहे हैं या फिर आते हुए सवाल भी समय की कमी की वजह से छूट गए। इस डीप डायग्नोस्टिक के बिना मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा ही नहीं है। और इस समय और दबाव के खेल को जीतने के लिए
ICSI यानी इंस्टीट्यूट ने खुद एक बड़ा शानदार हथियार दिया है। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले मिलने वाला 15 मिनट का रीडिंग टाइम, जो सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक होता है। स्रोतों में बताया गया है कि इन 15 मिनटों का व्यावहारिक उपयोग आधी लड़ाई वहीं जिता देता है। ये 15 मिनट पूरी रणनीति और ब्लूप्रिंट तय करते हैं। इन मिनटों में ये निर्णय लेना होता है कि पेपर का कौन सा हिस्सा पहले अटेम्प्ट करना है। जैसे अगर कंपनी लॉ के पेपर में पार्ट बी, जिसमें डायरेक्टर्स का चैप्टर है, वो आसान लग रहा है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे मजबूत और आते हुए सवालों को सबसे पहले उठाना चाहिए, ताकि शुरुआत अच्छी हो। बिल्कुल। जब पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर शुरुआती जवाबों को बिल्कुल सटीक और कानूनी रूप से सही देखता है, तो उस पर एक बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसका दिमाग एक पॉजिटिव बायस बना देता है कि ये छात्र होशियार है। हाँ, और इस पॉजिटिव बायस को और मजबूत करने के लिए जवाबों का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये भी बताया गया है। स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि CS एग्जाम में उत्तर हमेशा पॉइंट्स में लिखने चाहिए। एक चेकर दिन में 50 से ज्यादा कॉपियां चेक करता है। अगर एक लंबा बोरिंग पैराग्राफ लिखा गया है तो उसमें अहम बातें खो जाती हैं और चेकर बोर हो जाता है। और जो चेकर को बोर करेगा उसके मार्क्स तो कटेंगे ही। वही ना, वही अगर 5 मार्क्स का सवाल है और उसको 3+2 या 1+2 के लॉजिकल पॉइंट्स में बांटा गया है, तो चेकर की आंखें सीधे मुद्दे पर पड़ती हैं। इस पॉइंट सिस्टम से चेकर को आंशिक अंक यानी स्टेप मार्किंग या मॉडरेशन मार्क्स देने में बहुत आसानी होती है, और जो चेकर का काम आसान करेगा, चेकर उसे ही अच्छे मार्क्स देगा। एकदम सही। केस स्टडी वाले सवालों में भी एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। पहले प्रोविजन यानी कानून क्या कहता है, फिर फैक्ट्स यानी केस में क्या हुआ है, और अंत में कंक्लूजन यानी फाइनल निष्कर्ष क्या निकला। इस तरीके से लिखा गया जवाब कभी भी कम मार्क्स नहीं लाता। ठीक है, पर यहाँ पर ना एक सबसे बड़ा सच सामने आता है। मॉक टेस्ट चाहे जितने दे लो, शुरुआत में मार्क्स बहुत ही बुरे आते हैं। कभी-कभी पास होना भी मुश्किल हो जाता है। और जब किसी मॉक टेस्ट में खराब नंबर आते हैं या फाइनल एग्जाम के पोस्टपोन होने की खबरें आती हैं, तो दिमाग टूटने लगता है। इस इतने लंबे और थकाऊ सफर में अपनी इमोशनल रेजिलेंस यानी मानसिक रूप से मजबूत बने रहने की क्षमता को बचाए रखना शायद इस पूरी परीक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। यही वो मोड़ है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। परीक्षा का डर और असफलता का बोझ उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। यहाँ स्रोत एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाने की सलाह देते हैं। अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं तो उसे अपनी क्षमता पर आखिरी फैसला मानने के बजाय उसे सिर्फ फीडबैक की तरह देखना चाहिए, एक ऐसी गलती जो फाइनल एग्जाम से पहले सुधारी जा सकती है, जैसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। AIR-4 सारिका सिंह का अनुभव इसका सबसे प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने अपनी तैयारी महामारी के बीच की थी, जब एग्जाम कब होगा किसी को नहीं पता था। बार बार परीक्षा टल रही थी और अनिश्चितता अपने चरम पर थी। इस जानलेवा तनाव और अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए उन्होंने ध्यान यानी मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बना लिया। पर एक बात बताइए, ध्यान या मेडिटेशन का इस तनाव पर इतना सीधा असर क्यों पड़ता है? देखिए, तनाव हमेशा भविष्य को लेकर होता है ना, कि एग्जाम कैसा आएगा, पास होऊंगा या नहीं। मेडिटेशन दिमाग को फोर्सफुली वापस प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में लाकर खड़ा कर देता है। वो उस छात्र को ये याद दिलाता है कि उसके कंट्रोल में आगे के 4 महीने नहीं हैं। उसके कंट्रोल में सिर्फ आज के वो 8 घंटे की पढ़ाई है। डर के बारे में बात करना, परिवार से अपना तनाव साझा करना और थकने पर एक दिन का ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है। ये दिमाग को रीसेट करने का एक जरूरी तरीका है। मैं मानती हूँ ये बातें, लेकिन स्रोतों में इस मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए एक ऐसी चीज से बचने को कहा गया है जो आज के डिजिटल युग में प्रैक्टिकली असंभव सी लगती है। वो है टॉक्सिक कंपैरिजन, यानी दूसरों से अपनी तुलना ना करना। पर मैं पूछती हूँ, आज के समय में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपने मॉक टेस्ट के स्कोर फ्लैश कर रहा है, अपने रंगीन नोट्स के फोटो डाल रहा है या आधी अधूरी सफलता का दिखावा कर रहा है, वहां कोई खुद की तुलना करने से कैसे बचे? ये कहना तो बहुत आसान है कि तुलना मत करो, लेकिन जब मोबाइल स्क्रीन पर सामने वाले की तरक्की दिखती है तो दिमाग तो खराब होता ही है ना। ये चुनौती वाकई बड़ी है और यही वजह है कि हमने शुरुआत में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की बात की थी। लेकिन प्रैक्टिकली ये समझना होगा कि सोशल मीडिया किसी भी व्यक्ति की असलियत नहीं है। वो सिर्फ एक हाईलाइट रील है, यानी एक चुनिंदा और सजा धजा कर पेश किया गया हिस्सा।
वहाँ कोई अपनी नाकामियां या वो रात भर जागकर रोने वाले पल पोस्ट थोड़ी करता है। वही तो, सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं। सही बात है। हर किसी की पृष्ठभूमि, उसके आर्थिक हालात, उसके समझने की स्पीड और उसकी चुनौतियां बिल्कुल अलग होती हैं। इसलिए प्रैक्टिकली तुलना करने का कोई आधार ही नहीं बनता। एक छात्र की प्रतियोगिता किसी औपचारिक टॉपर से नहीं, बल्कि सिर्फ खुद से होनी चाहिए। उसका आखिरी बेंचमार्क यही है कि पिछले हफ्ते वो जितना जानता था, क्या इस हफ्ते उसने उस ज्ञान में इजाफा किया है? तो को एक साथ जोड़ें तो सीएस टॉपर बनने की ये सारी रणनीति किसी जादू या शॉर्टकट पर निर्भर नहीं करती। ये शुरू होती है एक तपस्या जैसी मानसिकता से, जहां अपने त्याग को पूरी जागरूकता के साथ चुना जाता है। फिर आता है समय का व्यवहारिक बंटवारा, 8-8-8 का संतुलित दैनिक शेड्यूल, जहां सुबह के उच्चतम ऊर्जावान समय में लॉ जैसे भारी विषयों का अध्ययन होता है और शाम को थकान भरे दिमाग के साथ रिवीजन किया जाता है। और उसके बाद पोमोडोरो टेक्निक और डिस्ट्रैक्शंस के शोर से खुद को बचाकर पढ़ना, जानकारी को परमानेंटली पक्का करने के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन, एक्टिव रिकॉल और 3 रिवीजन रूल का सहारा लेना। हाँ, और फिर उन मॉक टेस्ट में अपनी कमजोरियों को 2-2 घंटे बैठकर एनालाइज करना, पेपर लिखने की सटीक रणनीति अपनाना और सबसे बढ़कर इस लंबे और कभी ना खत्म होने वाले सफर में अपनी मानसिक शांति और इमोशनल रिजिलियंस को ध्यान के जरिए बनाए रखना। एकदम। ये सारी आदतें और तकनीकें मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव और ढांचा तैयार करती हैं जिसके ऊपर सीए, सीएस या कोई भी दुनिया की कठिन परीक्षा आसानी से पास की जा सकती है। सही बात है। और अब आज की इस चर्चा को विराम देते हुए मैं सभी सुनने वालों को एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ जिस पर अकेले में बैठकर थोड़ा मनन जरूर किया जाना चाहिए। हमने लगभग 20 मिनट तक इस बात पर चर्चा की कि परीक्षा के लिए दिमाग को कैसे ट्रेन किया जाए, तपस्या कैसे की जाए। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि इस तरह के गहन, लगातार और अनुशासित तैयारी, जहां महीनों तक अपनी नींद, आराम और ध्यान को एक फोकस में बांध दिया जाता है, क्या वो सच में केवल एक डिग्री का टुकड़ा या एक ऑल इंडिया रैंक हासिल करने के लिए होती है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। वही ना। या फिर ये पूरी थकाऊ और छलनी कर देने वाली प्रक्रिया दरअसल किसी व्यक्ति के दिमाग की पूरी वायरिंग को ही बदल के रख देती है। कुछ इस तरह के एग्जाम खत्म होने के बाद वो व्यक्ति पहले जैसा रहता ही नहीं। वो जीवन भर आने वाली किसी भी असफलता, किसी भी कॉर्पोरेट दबाव या आर्थिक संकट को आसानी से झेलने के लिए अंदर से हमेशा के लिए मजबूत और तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये सच में इस परीक्षा के असली मकसद को बिल्कुल नए नजरिए से देखने जैसा है। शायद इस पूरी तपस्या का असली इनाम वो आखिरी मार्कशीट नहीं है। असली इनाम तो वो नया, अटूट और अनुशासित व्यक्ति है जो इस मेहनत की आग से तप कर बाहर निकलता है। एक ऐसा इंसान जो मुश्किलों के सामने घबराता नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करना सीख जाता है। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।